एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था पुरातात्विक स्रोत के बारे में। आज का जो टॉपिक है वह है साहित्यिक स्रोत। आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, मैंने बताया था कि दो प्रमुख स्रोत हैं। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। और जो तीसरा स्रोत होता है जिसको हम आंशिक स्रोत के नाम से जानते हैं। लेकिन इस आंशिक स्रोत की गणना नहीं होती है और प्रमुख रूप से हम लोग पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत होता है जिसमें अभिलेख, शिलालेख, उसके बाद से सिक्के, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से खुदाई से प्राप्त चीज़ें होती हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास का पता लगाते हैं या इतिहास को जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और स्रोत होता है जो काफ़ी प्रमाणिक स्रोत होता है, जिसको हम साहित्य कहते हैं। यानी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए साहित्यिक स्रोत इतिहास जानने का एक सबसे प्रमुख और इम्पॉर्टेंट स्रोत होता है। और इसमें हम उन धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, यानी धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी हम तमाम ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो यानी प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको जानना अगर है तो यानी हम लोग किसका सहारा लेते हैं? धार्मिक ग्रंथों का। यानी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं। और इनमें अगर मान लीजिए कि हमको ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में या ब्राह्मणों के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, यानी इन ग्रंथों के आधार पर हम ब्राह्मणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे वेद हैं, पुराण हैं, जिसके आधार पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, इसके साथ ही साथ देखिए वेदों में वेद एक सबसे प्रमुख पार्ट माने जाते हैं इतिहास जानने के स्रोत में। यानी जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में जो वेद है, यानी वेदों के माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी प्राचीन काल से ही आप जानते हैं कि वेद हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में काफ़ी इसको महत्व दिया जाता है। तो अगर हमको अपने सनातन धर्म के बारे में जानना है, यानी प्राचीन काल के बारे में जानना है, तो हम लोग वेदों का सहारा लेंगे। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, अगर हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन मिलता है। अगर हमको उसको जानना है तो पहले हमको ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा। तो ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे तो अन्य जानकारियाँ भी हमको प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें 10 मंडल हैं, एक है 28 सूत्र हैं, उसके साथ साथ 10 या 462 रचनाएं हैं। इसके साथ देखते हैं कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने के लिए वाले जो ऋषि होते थे। साथ ही साथ प्राचीन काल से आर्यों की राजनीतिक जो प्रणाली रही है, यानी इतिहास के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना है तो हमको ऋग्वेद के द्वारा भी हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ साथ या विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। देखिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को लिखा गया है। यानी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वेद भी एक सबसे प्रमुख पार्ट रहे हैं। यानी हमको इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, उन प्रमुख स्रोतों में इतिहास के लिए वेद जो हैं, वेद सबसे इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, जब हम धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं तो वेद हो गए, पुराण हो गए। यानी अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर जानना है कि हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं,
तो पहले हम उन 18 पुराणों को जानेंगे और उसमें किस चीज़ का जिक्र मिलता है, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे तो देवी देवताओं के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए यह धार्मिक ग्रंथ का विशेष महत्व रहा है। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, देखिए ऐतिहासिक ग्रंथों का भी विशेष महत्व रहा है। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे हमको अगर चाणक्य की नीतियों को जानना है और मान लीजिए हमको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हमको अगर हम चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हमको तमाम जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए मान लीजिए अगर हमको उनकी बारीकियों को जानना है तो उस चीज का अध्ययन हमको करना पड़ेगा जिसके विषय में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध होता है। इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रमुख रूप से आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त के द्वारा यानी चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में भी तमाम ऐसी चीज़ों का जिक्र इन्होंने किया है। तो यह ऐतिहासिक ग्रंथ जो तमाम ऐसे हैं उनके आधार पर भी हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, जो विदेशियों का जो विवरण मिलता है। तमाम ऐसे विदेशी हैं जो भारत में आए, इन्होंने भारतीयों की संस्कृति को जाना, इसके साथ साथ यहाँ का अध्ययन किया और अपनी पुस्तकों में उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया। आप विदेशियों में किसका जिक्र मिलता है? जैसे ह्वेनसांग, फायान, मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज की जो प्रमुख रचना है इंडिका का इन्होंने रचना किया। ह्वेनसांग और फायान भी भारत आए, चीनी यात्री थे। इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, उसके बाद से यहाँ के समाज को जाना और अपनी रचनाओं में यहाँ के समाज के, यहाँ के शिक्षा के बारे में जिक्र किया। तो हम यानी विदेशियों का जो विवरण है उनकी द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, उन रचनाओं के माध्यम से भी हम प्राचीन भारत के इतिहास और प्राचीन परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विदेशी जो राइटर हैं उनका भी काफ़ी महत्व रहा है इतिहास में। इसलिए ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है वह कहीं ना कहीं जो विदेशी जो विद्वान हैं, लेखक हैं, उनका भी एक विशेष महत्व रहा है भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, जो उन्होंने अपनी रचनाओं में उस चीज़ का जिक्र किया है। देखिए इसके साथ साथ भारत के विभिन्न जो प्रतिप्रांत रहे हैं, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, चाहे सामाजिक स्थिति, चाहे धार्मिक स्थिति, उन तमाम ऐसी स्थितियों का जिक्र भी तमाम प्रकार के ऐसे राइटर विद्वान हुए जिन्होंने इतिहास को जानने में मदद किया है। तो ये प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको किसी भी विषय पर जानने के लिए सबसे पहले किसी एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए, दोनों पक्ष को जानना जरूरी है। उसके आधार पर आप अपना तर्क दें, अपना विचार रखें और एक इतिहासकार के रूप में सोचें। इतिहासकार जो होता है, सच्चा इतिहासकार, अच्छा इतिहासकार जो होता है, वह स्वतंत्र लेखन करता है।
और जो उसकी रचना होगी, जो उसके द्वारा लिखा गया चीज होगा, वह सार्थक होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान लेखक हुए हैं जो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि रहे हैं। तो अगर कोई भी कवि किसी राजा का दरबारी कवि है, अगर हम उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उसकी रचनाओं को देखते हैं, तो उनको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वह विद्वान, वह लेखक जो है, वह कभी भी राजा के खिलाफ में जाकर कोई चीज नहीं लिख सकता है, उसकी बुराइयों को नहीं लिख सकता है, हमेशा राजा की अच्छाइयों को लिखेगा। तो इतिहास लेखन का भी एक अपना अलग महत्व है। स्वतंत्र इतिहास लेखन न होने की स्थिति में भी हमको इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं, और अधिकांश ऐसी चीज़ें आज भी हैं जहां पर हमको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो हम कहीं न कहीं जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर और कुछ साहित्य के माध्यम से, कुछ ऐसे कथाओं के माध्यम से हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं जो समाज में घटित हुई है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहा है, जिस चीज़ को हमने जाना है, वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के साहित्यिक स्रोत के बारे में, जिनमें आप धार्मिक ग्रंथों को, तमाम ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जातक कथाएं हैं, तो उसके आधार पर ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी है, उसमें तमाम ऐसी चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो यह प्रमुख स्रोत रहे हैं। हम लोग अगली कक्षा में या अगले क्लास में हम जो इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।